नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा से संजीव। आज हमारी चर्चा का विषय अविवाहित योग, जिसकी हमने पूर्व में ज्योतिष शास्त्र में और हस्तरेखा शास्त्र में उसकी चर्चा करी है। आज हम उसको वास्तु शास्त्र से उसके नियमों की पुष्टि करेंगे और संतुष्टि करके देखेंगे कि किस तरह ये नियम तीनों शास्त्रों अर्थात तीनों ऊर्जाओं के जो अलग अलग विधियाँ उनमें एक रूप से काम करता है। पहले हम अविवाहित का तात्पर्य समझ लें। अविवाहित से तात्पर्य है पहला, जिसे जीवन साथी के रूप में स्त्री सुख न मिले। दूसरा, विवाह के 45 वर्ष बाद विवाह हो अर्थात उसे बुढ़ापे में विवाह कहें। तीसरा, जिसे अपने वंश वृद्धि हेतु जीवन साथी न मिले, वह जातक अविवाहित की श्रेणी में रखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में हम चर्चा करने के बाद वास्तु शास्त्र में अब हम इसे कैसे देखते हैं। विवाह के लिए वास्तु शास्त्र में कुंडली को अगर वास्तु पुरुष के में बनाया जाए तो चित्र के अनुसार जो आपको दिशा पश्चिम दिख रही है उसका स्वामी शनि होता है, जो कुंडली में सप्तम भाव में अर्थात तुला राशि में उच्च राशि का होता है तथा यहाँ दिग्बली होता है। पश्चिम में 9 खंडों में से 3 खंड असुर, वरुण, पुष्पदंत व षटपदीय खंड जो आपका मित्र का होता है। कुल मिलाकर 9 पद होते हैं जो आपके शनि से जुड़ते हैं। और शनि की सामान्य स्थिति या शनि की उत्तम स्थिति आपके विवाह को जल्दी कराने में सक्षम होती है। वह परिस्थिति कौन कौन सी होगी? वास्तु शास्त्र के अनुसार सामान्य जो नियम है वो नियम पश्चिम दिशा में जो अप्लाई होते हैं उनकी आज हम अब चर्चा करते हैं। पहला नियम, पश्चिम दिशा निर्माण युक्त हो, क्रमशः पश्चिम और या दक्षिण पश्चिम की ओर वह ज़्यादा निर्माण युक्त हो, भारी हो, ढकी होनी चाहिए। दूसरा, यह दिशा ऊंची उठी होनी चाहिए, पश्चिम की या दक्षिण पश्चिम की दिशा तथा ढलान युक्त नहीं होनी चाहिए। तीसरा, यह दिशा खुली, हल्की, वायु युक्त या प्रकाश युक्त न हो। यह दिशा ढकी हुई हो, भारी हो, निर्माण युक्त हो। जो वास्तु के अनुसार इसे युक्ति संगत बनाता है। तो आप यह मान के चलिए आपके घर में यह स्थिति बच्चों के विवाह को सही समय पर निर्धारित करती है, क्योंकि यह शनि की उत्तम और वास्तु के अनुसार नियम संगत स्थिति होती है। अब हम यहाँ पर अविवाहित योग की चर्चा कर लेते हैं। इसमें वास्तु में क्या स्थिति होनी चाहिए कि आपके परिवार में बच्चों के विवाह में देरी होती है या उनका अविवाहित होना सुनिश्चित होता है। सबसे पहला नियम, आप अपने जो मैंने आपको सामने चित्र बता रखा है, आप उसमें जहाँ उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण लिख रखा है उस कोण को आप ध्यान से देख लिए, जो कुंडली में छठे भाव का स्वामी बनता है या वहाँ पर छठा भाव बनता है और उसके साथ पंचम भाव भी बनता है। वास्तु के अनुसार यह ध्यान रखा जाता है कि उत्तर पश्चिम अर्थात वायव्य कोण अर्थात पश्चिम जो है पश्चिम दिशा और दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण की तुलना में हल्की होनी चाहिए, अर्थात वह भारी निर्माण युक्त नहीं होनी चाहिए। वास्तु में अब हम क्या करते हैं कि उत्तर पश्चिम की दिशा को और पश्चिम दिशा को हम भारी निर्माण युक्त बना देते हैं तथा उसे ऊंची उठा देते हैं अन्य दिशाओं की तुलना में, तथा उसे हम पूरी तरह ढक देते हैं तथा उसे ढलान युक्त नहीं रखते या उस दिशा में ढलान युक्त जो वास्तु संगत होता है नहीं कर पाते, जिसके कारण छठे भाव जो वास्तु ज्योतिष शास्त्र में कुंडली होती है वह भाव पीड़ित होता है। वास्तु के अनुसार जो भाव पीड़ित होगा वह ज्योतिष के अनुसार भी पीड़ित ही होगा। तो अब यहाँ यह स्पष्ट हो जाती है कि छठा भाव पीड़ित होता है। छठा भाव सप्तम का द्वादश भाव होता है, जिस वजह से पीड़ित होने की वजह से वह सप्तम भाव के सुख में कमी करता है, अर्थात आपके घर में बच्चियों या बच्चों के विवाह में देरी होती है। यही विवाह में देरी का कारण होता है। अविवाहित होने की स्थिति में बच्चों की जो उम्र 32 से 37 ईयर तक के बीच में चली जाती है और उनके महादशा में स्थिति के अनुसार ही विवाह होता है। यह स्थिति स्त्रियों में साथ ज़्यादा देखी जाती है। क्यों, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि जो उत्तर पश्चिम का जो कोण है वह चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा जो सबसे छोटी स्त्री या महिला को ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके साथ ही अगर यहाँ स्थिति बदतर हो, जैसे कि उत्तर पश्चिम की दिशा में आपने सीढ़ी बना रखी हो या स्टोर बना रखा हो या फिर आपने अंधेरे युक्त
भंडार कक्ष बना रखा हो, या फिर आपने सभी संरचनाओं को निर्माण कर उसे अत्यधिक भारी कर रखा हो और वायु प्रवाह तंत्र अर्थात एयर सर्कुलेशन को आपने बाधित कर रखा है, तो आप यह मान के चलें कि आपके घर में अविवाहित योग होते हैं। अगर ये योग नहीं हो तो आप इससे आगे के योग को सुनिए कि अगर विवाह पश्चात ये स्थिति होने पर घर की वास्तु में वैवाहिक जीवन दुख में होता है, वैवाहिक जीवन परेशानी से युक्त होता है, तनावपूर्ण होता है, अलगाव युक्त होता है, वैवाहिक जीवन में पार्थक्य अर्थात तलाक को देखने का मिलता है। यह प्रवेश द्वार के अनुसार तय होता है। इस दिशा के भारी निर्माण की वजह से महिलाओं में, बच्चियों में आत्महत्या या किसी के द्वारा हत्या कर देना, मार दिया करना, जला दिया जाना एक सामान्य स्थिति बन जाती है। प्रवेश द्वार के हिसाब से अब दिशा अनुसार मैं आपको बता देता हूँ। दक्षिण में अगर आपका प्रवेश द्वार पित्तर या मृग पद पर है, पश्चिम में पित्तर, द्वारिक, रोग, शोष या पाप यक्ष्मा पद पर है, उत्तर में रोग, नाग, सर्प, अदिति, दिति पद पर है, पूर्व में शिखी, नभ, अनिल और ब्रंश पद पर है। तो जो घटनाएं होंगी वो जो आपके भारी होने की वजह से वह इसकी पुष्टि करता है। तथा यदि आपका केंद्र भी डिस्टर्ब है अर्थात उसे आपने निर्माण युक्त बना रखा है, यहाँ पर वहाँ पे वास्तु के विपरीत संरचनाएं, शौचालय, पानी का टैंक या कुछ भी बना रखा है, तो आप यह मान के चलिए जो विवाह की स्थितियाँ होगी अर्थात आपके घर में अविवाहित होना एक लंबे समय तक रहेगा, या फिर विवाह के पश्चात जो वैवाहिक जीवन में दुखमय स्थिति है या विवाह पार्थक्य है या आपके बच्चों की हत्या या मृत्यु है, वो भी एक अनंत काल तक मतलब जब तक वो जीवित रहेंगे वह इस विवाह से जुड़ी हुई समस्या उनके साथ सदा बनी रहेगी। जो आपको बताया है वह नियम कैसे काम करते हैं अब इसको देखते हैं। सप्तम भाव जो मित्र के जगह पद होता है जहाँ पश्चिम दिशा होती है, उसके जस्ट वायव्य दिशा जो आपके विवाह के भाव का द्वादश भाव बनती है, यह स्थिति अगर अपन विवाह के भाव को लग्न माने तो जो उसका जो छठा भाव बनता है वह आपकी कुंडली में द्वादश भाव बनता है जो आग्नेय कोण की दिशा में बनता है। और आग्नेय कोण को और वायव्य कोण का इम्बैलेंस होना हत्या, आत्महत्या या अग्नि दुर्घटना को दर्शाता है। इसी प्रकार अब हमने जो आपको पद बताए थे वो पद भी इस बात की वायव्य दिशा में जो पद हैं नाग, रोग, शोष, पाप यक्ष्मा, असुर, ये पद इसकी पुष्टि करते हैं। इसी प्रकार आपके आग्नेय कोण में नभ, भ्रंश और अनिल इस पद की पुष्टि करते हैं। और पश्चिम में जो कुंडली में विवाह होने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है उसका भी अष्टम भाव जो आपकी कुंडली में बता रखी है, जो सप्तम भाव का द्वितीय भाव होता है अर्थात मांगल्य का भाव होता है, जिसमें मैंने आपको पितृ और द्वारिक पद बता रखे हैं। अगर इन पर प्रवेश द्वार हो और इसके जस्ट सामने उत्तर में ईशान पद पर सिखी, दिति, अदिति पर प्रवेश द्वार हो तो यह इस बात की पुष्टि करते हैं कि घर में अविवाहित होना या विवाह के पश्चात वैवाहिक जीवन का दुख में होना सुनिश्चित होता है। और अगर केंद्र में जहाँ पर ब्रह्म और मर्म स्थान लिख रखे हैं वहाँ पर भी अगर नकारात्मक वास्तु संरचना, विपरीत वास्तु पर संरचना या पर निर्माण कर रखा है तो यहाँ पे मान के चलें कि वह घटना उस जीवन में या उस जातक के लिए स्थायी होती है। प्रवेश द्वार के हिसाब से यह तय होता है कि वह किसके साथ आपके परिवार में वह घटना होगी। जैसे ईशान कोण में हो तो सबसे बड़े पुत्र के साथ यह स्थिति होती है, अगर आपके दक्षिण में हो या तो आपके छोटे बेटे के साथ, और अगर आपके पश्चिम में है तो जो घर में जो सबसे छोटा होता है उसके साथ, और उत्तर में होता है तो स्त्रियों के साथ यह स्थिति सामान्यतः देखी जा सकती है। इस प्रकार हमने ज्योतिष शास्त्र से जो अविवाहित होने का नियम बताया उसको पहले हमने हस्तरेखा शास्त्र में पुष्टि करी और उसके बाद हम वास्तु शास्त्र से उसकी पुष्टि कर रहे हैं, और जो आपको समझ में आना चाहिए। इस प्रकार यह तीनों विद्याएं अंक शास्त्र और स्वप्न शास्त्र भी एक जुड़े से जुड़कर पांचों विद्याएं एक विद्याओं का समूह बनाता है जो कि पंच विद्या समूह कहलाता है, जिसके द्वारा हम अविवाहित होने की पुष्टि करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। धन्यवाद।